और राज्यों के बीच आर्थिक रिश्ते समय के साथ जटिल होते जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में ये स्पष्ट होता गया है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता घटती जा रही है। कर संग्रह में हिस्सेदारी से लेकर उधार लेने की स्वतंत्रता तक अनेक क्षेत्रों में राज्यों की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सीमित होती नजर आ रही है। ये प्रवृत्ति अब चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इससे न केवल प्रशासनिक संतुलन बिगड़ता है बल्कि विकास की योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि केंद्र द्वारा राज्यों को मिलने वाली कर साझेदारी में कमी आई है। जहां एक समय केंद्र सकल कर राजस्व का लगभग 35% राज्यों को दिया करता था, अब ये अनुपात घटकर लगभग 29% तक आ चुका है। ये कटौती ऐसे समय में की गई जब राज्य पहले से ही जीएसटी के कारण स्वतंत्र कर लगाने की क्षमता से वंचित हो चुके हैं। वस्तु एवं सेवा कर की प्रणाली में शामिल होने के बाद राज्यों को ये भरोसा दिया गया था कि उनके राजस्व में किसी भी तरह की क्षति होने पर उसे केंद्र के द्वारा पूरा किया जाएगा। लेकिन इस आश्वासन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद कई राज्यों को गंभीर वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा। राज्यों की शिकायत का एक बड़ा कारण केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले उपकर और अधिशुल्क है। इसका हिस्सा कर साझेदारी में राज्यों को नहीं मिलता। समय के साथ उपकरों का अनुपात बढ़ता गया है और अब वे कुल कर संग्रह का लगभग 5वां हिस्सा हो चुके हैं। ये व्यवस्था राज्यों के लिए उस पूल में हिस्सा पाने को कठिन बना देती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। इसके अतिरिक्त केंद्र की योजनाएं, जिनमें राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संसाधनों से आंशिक योगदान दें, एक और जटिलता पैदा करती है। इन्हें आमतौर पर निर्देशों के साथ लागू किया जाता है, जिनमें स्थानीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के लिए बहुत कम स्थान छोड़ा जाता है। कई राज्य इसे वित्तीय नियंत्रण के डिस्गस्ट माध्यम के रूप में देखते हैं। ये प्रवृत्ति राज्यों के नीति निर्माण में स्वतंत्रता को सीमित करती है। राज्यों की उधार लेने की सीमा पर भी अब सख्त प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। महामारी के दौरान अस्थायी छूट के बाद अब केंद्र पुनः उधारी पर नियंत्रण कर रहा है। उधार लेने की सीमाएं ऐसी शर्तों से जोड़ी जा रही हैं जो राज्यों को नीति निर्धारण की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ राज्य इस व्यवस्था को अनुचित और असंवैधानिक भी मानते हैं और इसके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं। ये केवल वित्तीय आंकड़ों की चर्चा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दर्शन का मुद्दा है। एक सशक्त संघीय ढांचे की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, अपने राजस्व स्रोतों को नियंत्रित कर सके और अपनी नीतियों को लागू कर सके। लेकिन जब उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे तो वे नीतियों के क्रियान्वयन में निर्भर बन पाएंगे। ये स्थिति समग्र रूप से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित कर सकती है। कई राज्यों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि जो व्यवस्थाएं संविधान में स्पष्ट थी, वे धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। शासन प्रणाली की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसमें सबकी भागीदारी हो और किसी एक इकाई की मनमानी को रोका जाए। राज्यों को अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा होना होगा और समानता के सिद्धांत पर आधारित संबंधों की पुनः स्थापना भी करनी होगी। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि वित्तीय हस्तांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी हो, उपकरों का इस्तेमाल न्यूनतम हो और योजनाएं राज्यों की भागीदारी से तय की जाए। साथ ही उधार लेने की सीमाएं भी व्यवहारिक और सहमति पर आधारित होनी चाहिए। इससे न केवल राज्यों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि देश के समग्र विकास की गति भी तेज होगी। अगर केंद्र और राज्य के रिश्तों को संतुलन में लाना है तो आर्थिक आधार पर यह जरूरी है कि संसाधनों का वितरण न्याय संगत हो और नियंत्रण नहीं। सहयोग की भावना हावी हो। देश की विविधता को देखते हुए एक सशक्त और सहभागी संघीय ढांचा ही दूरगामी रूप से टिकाऊ शासन सुनिश्चित कर सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।